देखिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का, इसका अध्याय 23 पढ़ रहे थे। अध्याय 23 में बी दूसरा पार्ट है, साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन। तो 284 सेक्शन है, सेक्शन 284 ये कहता है कब साक्ष्यों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाए। तो कमीशन के बारे में कुल मिला के कि हाजिरी से अभिमुक्ति कब दी जा सकती है और कमीशन कब जारी किया जा सकता है। तो ये कोई खास नहीं, बस इतना याद रखना सेक्शन के कमीशन जारी किए जाते हैं। कब जारी किए जाते हैं? तो एक ही शब्द आपको याद रखना है, न्याय के जो है उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है जारी किए जाते हैं। कमीशन क्यों जारी किए जाते हैं? न्याय पर आप न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए, इसलिए कई बार ऐसा होता है ना कि कोई साक्षी जो है न्यायालय में आने में जो है असमर्थ होता है, या न्यायालय को लगता है कि भाई जब तक आएगा बहुत ज्यादा विलंब हो जाएगा। तो कई वजह हो सकती है, या असुविधा होगी उसे बुलाने में। तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय जो है उस साक्षी को ना बुला करके जो है न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो है कमीशन जारी कर सकता है। कई वजह, कई परिस्थितियां हो सकती, साक्षी भाई नहीं आ सकता, बीमारी से ग्रस्त है, या न्यायालय को लगता है भाई उसे नहीं बुला सकते, विलंब होगा, मामला डिले होगा, जब तक आएगा बहुत दूर रहता है भाई, है ना, ये वजह हो सकती है, या असुविधा होगी उसको लाने में। तो बहुत सी कंडीशंस होती हैं। तो उन कंडीशनों से निपटने के लिए फिर न्यायालय के पास एक हथियार है कमीशन का। तो न्यायालय क्या करेगा? कमीशन जारी करेगा। लेकिन एक अपवाद है कि भाई ऐसे लोगों के लिए न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है, करेगा जरूरी नहीं, कर सकता है। न्यायालय के विवेक पर, न्यायालय को लगता है नहीं कमीशन नहीं जारी नहीं करना, हमको तो बुलाना है, तो बुला सकता है। ऐसे में न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है, ठीक है, अगर न्यायालय को ठीक लगता है तो। ये न्यायालय का विवेक है कि कमीशन जारी करे या ना करे, ठीक है। लेकिन एक बात है कि अगर मान लीजिए कोई भारत का राष्ट्रपति है, ये अपवाद कह लीजिए या कह लीजिए कि राष्ट्रपति हो गया आपका भारत का, ठीक है। इसके अलावा परंतु में लिखा है उपराष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, है ना, राज्यपाल हो गए, है ना, ये लोग हैं। अगर इनसे कोई, इनके संबंध में कोई मामला चल रहा है, या संघ राज्य क्षेत्र के कोई प्रशासक हो गए, प्रशासक, ठीक है, कोई संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक है, और इनसे संबंधित अगर कोई मामला है या इनकी परीक्षा की जानी है, न्यायालय को इन लोगों की परीक्षा की जानी है, जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल है, इनकी परीक्षा अगर की जानी है, तो इनके लिए हमेशा कमीशन ही जारी किया जाएगा। याद रखना है, इनके लिए जो है क्या जारी किया जाएगा? कमीशन ही जारी किया जाएगा। इनके लिए शर्त है, यहाँ न्यायालय का विवेक नहीं है कि न्यायालय के नहीं राष्ट्रपति महोदय आप तो आके हमारे सामने गवाही करें, या उपराष्ट्रपति जी आप आइए और हमारे न्यायालय में उपस्थित हुई, नहीं, इनसे इनसे इनके लिए नहीं, इनके लिए तो कमीशन जारी किया जाएगा, इनके लिए कमीशन ही जारी किया जाएगा, ये शर्त है, ध्यान में रखना। इनके लिए केवल कमीशन जारी किया जाएगा, केवल, इनको बुलाया नहीं जाएगा, इनके लिए तो कमीशन ही जारी। यहाँ अन्य व्यक्तियों के लिए जरूर न्यायालय का विवेक अधिकार है, वो कमीशन जारी करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो व्यक्तिगत रूप से भी बुला सकता है, ठीक है। तो लेकिन इनके लिए न्यायालय को जो है कमीशन ही जारी करना पड़ेगा, ये याद रखना है। दूसरा, न्यायालय अभियोजन के किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करते समय यह निर्देश दे सकता है कि प्लीडर की फीस सहित ऐसी रकम जो न्यायालय अभियुक्त के व्ययों की पूर्ति के लिए उचित समझे अभियोजन द्वारा दी जाए। तो ये कह रहा है खर्चे, जब न्यायालय जो है कमीशन जारी करता है तो भाई जो भी खर्चे हैं कमीशन जारी करने के लिए, जो भी खर्चे लगेंगे वो खर्चे जो है न्यायालय जमा करा सकता है। देखिए यहाँ से न्यायालय का कोई भी अधिकारी है, या कोई भी जो जिसको भी न्यायालय नियुक्त करता है कमीशन अधिकारी के रूप में, वो जाएगा वहां पे उनके बयान लेके आएगा, तो भाई उसके खर्चे होंगे ना। तो खर्चे जो भी न्यायालय को उपयुक्त लगते हैं वो खर्चे न्यायालय जमा करा सकता है, और खर्चे जमा कराने के बाद ही न्यायालय जो है कमीशन जारी करेगा। तो ये भी याद रखना है, ठीक। अब आता है 285, कमीशन किसको जारी किया जाएगा? भाई कमीशन किसको जारी किया जाएगा? एक मिनट, अब देखिए सेक्शन 285 कमीशन हो गया। अब बात आ रहा है किसको जारी किया जाएगा?
किसको जारी किया जाएगा। ठीक है, तो भाई जो कमीशन है वो किसको जारी किया जाएगा। अब ये कह रहा है कि कमीशन किसको भेजेंगे, मतलब कौन कमीशन लेगा। तो दो इसमें कंडीशन वाइज लिखा है। पहला लिखा है यदि साक्षी उन राज्य क्षेत्रों के अंदर है जिन पर संहिता का विस्तार है, जहां संहिता लागू होती है। संहिता का विस्तार है, विस्तार मतलब संहिता लागू होती है हमारी, हमारी ये संहिता लागू होती, पहली कंडीशन वो कह रहा है। तो कह रहा है जहां संहिता लागू होती है तो कमीशन यथा स्थिति उस मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किसको भेजा जाएगा, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। कहाँ का मुख्य न्यायिक, जहां पे वो रहता है, जिस व्यक्ति का आपको साक्ष्य लेना है। तो जहां साक्षी रहता है, सीधी सीधी बात, या जहां साक्षी मिलता है या जहां साक्षी पाया जाता है, ठीक, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर साक्षी रहता है, तो वहां के जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जिनकी अधिकारिता में साक्षी रहता है, सीधा लिख लीजिए, जिनकी अधिकारिता में साक्षी है। एक मिनट, रहता है, ठीक है, जिनकी अधिकारिता में साक्षी रहता है, वहां का जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होगा या वहां का वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, उसको जो है भेज दिया जाएगा उसके नाम से। फिर ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जो है कमीशन पर उसकी परीक्षा करके जिस न्यायालय ने उससे भेज कर के लिए कमीशन जारी किया है उसको जो है भेज देंगे। ठीक है। दूसरा कहता है यदि साक्षी भारत में है किंतु ऐसे राज्य क्षेत्र के किसी राज्य क्षेत्र जहां संहिता का विस्तार नहीं है, तो कमीशन ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निर्देश होगा जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा भी निर्दिष्ट करेगी। ये तो पहली कंडीशन हो गई जहां संहिता का विस्तार है। दूसरी कंडीशन है कि संहिता का विस्तार नहीं है, संहिता का विस्तार नहीं है। तो ऐसी जगह जहां संहिता भारत में तो है लेकिन संहिता हमारी लागू नहीं होती, उस विशेष एरिया में या विशेष क्षेत्र में या विशेष राज्य में जो है हमारी जो है जो संहिता है यानी सीआरपीसी है जो लागू नहीं होती, तो फिर किसको भेजा जाएगा कमीशन। तो फिर जो है वहां केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित या नामित व्यक्ति को, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्ति को, सीधा लिख लीजिए, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ठीक है व्यक्ति लिख दीजिए, व्यक्ति को, ठीक है, जिसको केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया हो कि भाई ऐसे मामलों में जो है किसको भेजेंगे आप कमीशन, जहां केंद्र सरकार ने डिसाइड कर रखा हो। अगर संहिता लागू नहीं होती उन मामलों में केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि जो भी कमीशन जारी करना है वह किसको जारी किया जाएगा, तो फिर वहां उस व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसको जो है कमीशन जारी किया जा सकता है। तीसरी कंडीशन कहती है कि अगर भारत के बाहर करना हो भाई, तो यहाँ भी सेम यही कंडीशन होगी। तीसरी जो है भारत के बाहर, भारत के बाहर, अगर भारत के बाहर कमीशन करना है तो भी फिर यहाँ पे केंद्र सरकार ही डिसाइड करेगी। तो केंद्र सरकार जो है ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निर्दिष्ट होगा या पारित किए जाने के लिए ऐसे प्राधिकारी को भेजा जाएगा, केंद्र सरकार जैसी सूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। तो यहाँ भी वही बात आएगी, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यायालय या व्यक्ति, ठीक है, यहाँ भी न्यायालय जोड़ सकते हैं। तो यहाँ भी न्यायालय या व्यक्ति, कौन सा न्यायालय व्यक्ति, जिसको केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया हो, जिसको केंद्र सरकार ने बताया हो कि भाई जब विदेश में भेजना है, भारत से बाहर भेजना है, तो कहाँ के न्यायालय को भेजेंगे, किस व्यक्ति को भेजेंगे, तो वहां पे जो है आप कमीशन जो है न्यायालय जो है जारी कर सकता है। तो तीन तरीके की इसमें कंडीशंस बताई गई हैं, कमीशन किन किन को भेजा जा सकता है। अगर भारत में ही है और संहिता लागू होती है तो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और अन्य दोनों मामले में जो है केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि कहाँ के न्यायालय और कहाँ के व्यक्ति या किन व्यक्तियों को जो है कमीशन जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अन्य ये दो कंडीशनों में केंद्र सरकार डिसाइड करेगी, और बाकी पहली वाली जो कंडीशन है उसमें मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो है कमीशन जारी किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए
कमीशनों का निष्पादन। सेक्शन 286, ये क्या है? निष्पादन। ठीक है, पहले कमीशन भेजा, फिर किसको जारी किया जाएगा ये बताया गया, अब उसका निष्पादन होगा, है ना। तो निष्पादन कैसे किया जाएगा ये आपका बताया गया है 286 में। अब जैसे अपन ने इसमें पढ़ा था कि भाई जो कमीशन है आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया है, तो इसमें ये कह रहा है कि जैसे ही कमीशन जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जिसे वह इस निमित्त जो है नियुक्त करे, इनके पास अगर भेजा जाता है, तो इसमें लिखा है कमीशन प्राप्त होने पर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा ऐसा महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसे इस निमित्त नियुक्त करें, नियुक्त करे का मतलब है जो सेकंड दोनों कंडीशन है उसके मामले में नियुक्त किया जाए, साक्षी को अपने समक्ष आने के लिए समन जारी करेगा। ये जो प्रक्रिया होती नॉर्मल वही करेगा, क्या करेगा? ये समन जारी करेगा। नॉर्मली न्यायालय क्या करेगा? समन जारी करेगा। ठीक है, समन जारी करेगा, समक्ष आने के लिए समन जारी करेगा अथवा उस स्थान को जाएगा जहां साक्षी, या फिर वहां जा सकता है खुद, या उस स्थान पर जाएगा, उस स्थान पर जाएगा। ठीक है, दोनों ही बातें कर सकता है, या तो खुद बुला सकता है अपने न्यायालय में, या उस स्थान पर जो है जा सकता है जहां साक्षी है, और उसका साक्ष्य उस रीति से लिखेगा और उस प्रयोजनों के लिए उन शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता के अधीन वारंट मामलों के विचारण के लिए है। तो एक लाइन में अगर हम कहना चाहें तो कैसे जो है इसमें कौन सी प्रक्रिया का जो है 286, तो इस जो समन का कमीशनों का जो निष्पादन है वो वारंट मामलों में साक्ष्य अभिलेखन की प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। कमीशन का निष्पादन वारंट मामलों में साक्ष्य अभिलेखन की, वारंट मामलों में साक्ष्य अभिलेखन की प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, कि प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। बस इतना सा याद रखना है कि जो वारंट मामलों में साक्ष्य जैसे लिए जाते हैं वैसे ही जो है कमीशन के मामले में भी साक्ष्य लिए जाएंगे। दो कंडीशन है, या तो न्यायालय समन जारी करके खुद बुला सकता है उसको कि भाई आइए आपके नाम कमीशन आया, आप हम आपके बयान लेंगे, या फिर उसको लगता है कि बुलाने की जरूरत नहीं है, उसके स्थान पर उसके घर पे जाके भी कमीशन जो है न्यायालय ले सकता है, उसके बयान जो है ला सकता है। तो दोनों ही बात है। और कैसे प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया का पालन करेगा? जो वारंट मामलों में जब साक्ष्य लिए जाते हैं तो उसी प्रक्रिया का जो है यहाँ भी पालन किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है बस आपके लिए कि वारंट मामलों में साक्ष्य अभिलेखन की प्रक्रिया का पालन जो है कमीशन के मामलों में भी किया जाता है। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि भाई समन कमीशन जब जारी कर देता है न्यायालय तो उसमें किस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, तो जिस प्रकार से वारंट मामलों में जो है साक्ष्य लिए जाते हैं उसी प्रकार से जो है कमीशन मामलों में भी जो है साक्ष्य लिखे जाएंगे। बस इतना याद रखना है कि जैसे वारंट मामलों में जो है साक्ष्य लिखे जाते हैं वैसे ही कमीशन वाले मामलों में भी जो है साक्ष्य लिखे जाएंगे। बस इतना याद रखना है। अब देखिए 287 क्या कहता है। 287 कहता है पक्षकार साक्ष्यों की परीक्षा कर सकेंगे। 287 कह रहा है साक्ष्यों की परीक्षा कर सकेंगे। कौन कर सकेंगे? पक्षकार। पक्षकार साक्ष्यों की परीक्षा कर सकेंगे। ठीक है भाई, कमीशन पे साक्ष्य हो रहा है तो जो भी पक्षकार हैं वो क्या जो साक्षी हैं क्या उनकी परीक्षा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें यही लिखा है। आपका सेक्शन है 287।
तो ये कह रहा है कि कमीशन पर जब वो परीक्षा के दौरान, कब परीक्षा करेंगे, जब कमीशन पे साक्ष्य हो रहा उस दौरान जो है साक्षियों की परीक्षा जो है पक्षकार भी कर सकते हैं, यही इसमें लिखा है। देख लिए ये लिखा है, इस संहिता के अधीन किसी ऐसी कार्रवाई के पक्षकार जिसमें कमीशन जारी किया गया है अपने अपने ऐसे लिखित परिप्रश्न पेश भेज सकते हैं जिन्हें कमीशन का निर्देश देने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट विवादकों से सुसंगत समझता है, और उस मजिस्ट्रेट न्यायालय या अधिकारी के लिए जिसे कमीशन निर्दिष्ट किया जाता है या जिसे उसके निष्पादन का कर्तव्य प्रयोजित किया जाता है, यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे प्रश्नों के आधार पर साक्षी की परीक्षा करे। कोई ऐसा पक्षकार ऐसे मजिस्ट्रेट न्यायालय या किसी साक्षी अधिकारी के समक्ष प्लीडर द्वारा या यदि अभिरक्षा में नहीं तो स्वयं हाजिर हो सकता है और उस साक्षी की यथास्थिति परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा कर सकता है। ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि जब कमीशन इशू कर दिया जाता है तो जो पक्षकार होते हैं उनको भी राइट होता है जो साक्षी के लिए कमीशन जारी किया गया है उससे अपने प्रश्न पूछ सकें। तो भाई अपने प्रश्न पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, अब कमीशन जारी किया है तो पहली कंडीशन तो ये कह रही कि ये लिखित में अपने प्रश्न दे सकते हैं न्यायालय को, लिखित में ये अपने प्रश्न दे सकते हैं न्यायालय को, जो भी ये पूछना चाहते हैं कि सही इनसे ये भी पूछा जाए, वो कमीशन जारी किया गया है तो हमारे इन पे जो भी डाउट है, जो भी ये पूछना चाहते हैं वो प्रश्न जो है न्यायालय को दे सकता है, और न्यायालय फिर उसमें उन प्रश्नों को देखेगा, अगर न्यायालय को सुसंगत लगते हैं तो वो इनको इशू कर सकता है कि हाँ ये प्रश्न भी जो है पूछे जाए। तो जो कमीशन अधिकारी होते हैं जिनको कमीशन मुक्त किया गया है वो उनसे वो प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। दूसरा कहता है कोई ऐसा पक्षकार ऐसे मजिस्ट्रेट न्यायालय अधिकारी के समक्ष प्लीडर द्वारा या यदि अभिरक्षा में नहीं है तो स्वयं हाजिर हो सकता है और उक्त साक्षी की यथास्थिति परीक्षा, प्रति परीक्षा या पुनः परीक्षा कर सकता है। ये क्या कह रहा है दूसरा, कि अगर कोई पक्षकार है ऐसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय अधिकारी के समक्ष स्वयं जो है हाजिर हो सकता है, या यदि अभिरक्षा में नहीं तो स्वयं या तो अपने वकील के माध्यम से उसको हाजिर हो सकता है जो पक्षकार वगैरह, या अभिरक्षा में नहीं है या तो प्लीडर के माध्यम से, वकील के माध्यम से हाजिर हो सकता है या स्वयं हाजिर हो सकता है। अगर वो स्वयं हाजिर हुआ है या वकील के माध्यम से हुआ है तो यथा स्थिति जो है साक्षी की प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकती है। साक्षी की जो है उपस्थित होकर भी जो है, अगर वो उपस्थित होता उस जगह हो गया है, अगर जा सकता है हो चुका है तो उसकी परीक्षा और पुनः परीक्षा भी की जा सकती है। दोनों ही बातें, या तो लिखित में भी भेज सकता है और अगर वहां उपस्थित होने लायक है, अगर उपस्थित होता है जहां कमीशन जारी किया है खुद पहुंच जाता है तो फिर वहां जो है लीडर के माध्यम से उसकी परीक्षा की जा सकती है। साक्षी की, किसकी, साक्षी की जो है फिर लीडर के माध्यम से कर सकता है या स्वयं उपस्थित हो गया है, अगर साक्षी उपस्थित हुआ है, जो उपस्थित हुआ है तो उसकी परीक्षा और पुनः परीक्षा दोनों की जा सकती है। कुल मिला के इनको राइट है पक्षकारों को भी कि इनकी भी परीक्षा कर सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि साक्षी को भी जो है राइट है, जो कमीशन पर जारी किए जाते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कमीशन पर परीक्षा के दौरान पक्षकार भी साक्षी से की परीक्षा कर सकेगा। कमीशन के दौरान पक्षकार भी साक्षी की परीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि कमीशन के दौरान पक्षकार भी जो है साक्षी की जो है परीक्षा कर सकते हैं। अब 288 क्या कहता है भाई, अब ये कमीशन हो गया तो क्या होगा भाई, लौटाया जाएगा न्यायालय को, जिस न्यायालय ने भेजा है उस न्यायालय को लौटा दिया जाएगा। 288 यही कहता है। 288 कहता है कमीशन का लौटाया जाएगा, सेक्शन 288 ये लौटाना है। लौटाना मतलब क्या है कि भाई कमीशन हो गया है, साक्षी के जो भी बयान वगैरह थे वो हो गए हैं तो सम्यक निष्पादन के बाद क्या कर दिया जाएगा, जिस न्यायालय ने उसे जारी किया था उस न्यायालय को उसको लौटा दिया जाएगा। ठीक है, अपने पास रख के क्या करेंगे, तो सम्यक निष्पादन हो गया है। निष्पादन मतलब जो भी प्रोसीडिंग थी वो सारी हो गई है, साक्षी के बयान हो गए हैं, तो क्या किया जाएगा, कमीशन फिर जिस न्यायालय ने जारी किया था उस न्यायालय को जो है लौटा दिया जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना। कमीशन पर परीक्षा के दौरान 288 है, सम्यक निष्पादन के पश्चात जारी करने वाले न्यायालय को लौटा दिया जाएगा। सीधा याद रख सकते हैं, सम्यक निष्पादन के बाद कहाँ लौटा दिया जाएगा, जारी करने वाले न्यायालय को
न्यायालय को लौटा दिया जाएगा। ठीक है, तो जिस न्यायालय ने जारी किया तो उसको लौटा दिया जाएगा, जैसे नॉर्मल होता है भाई, पूरी प्रक्रिया हो गई, साक्षी के बयान लेने थे, बयान हो गए, बयान वगैरह सब हो गए हैं, तो क्या करे जाएगा, जिस न्यायालय ने जारी किया था उसको जो है वापस भेज दिया जाएगा, मतलब बयानों सहित, जो बयान हो गए हैं ना उनके सहित उसको भेज दिया जाएगा। ठीक, ये कौन सा था, 288। अब देखिए 289। 289 कहता है कार्रवाई का स्थगन। 289 स्थगन। स्थगन का अर्थ है रोकना, कार्रवाई रोकना। अब कब रोकी जाएगी भाई, स्वाभाविक सी बात है, 289 है। ये तो आप जानते ही कि जब कार्रवाई कमीशन के लिए भेजी गई है तो भाई कार्रवाई को रोकना ही पड़ेगा, मजबूरी है। क्यों मजबूरी है, कि भाई जब तक कमीशन नहीं आ जाएगा तब तक आगे कैसे जांच विचारणा, जो भी कार्रवाई है वो कैसे चलेगी। तो ये कह रहा है उतने समय के लिए, जब तक कमीशन जारी किया है न्यायालय ने, उतने समय के लिए जो है न्यायालय क्या करेगा, कमीश जो जो भी कार्रवाई उसके समक्ष चल रही है उसको स्थगित कर देगा, रोक देगा। क्योंकि पूरे बयानों पे ही तो सारा चीज होता है, अब बयान ही नहीं आ रहे हैं उसके तो क्या होगा, आगे जब बयान आ जाएंगे तो कार्रवाई चलेगी। तो जब न्यायालय ने कमीशन वगैरह जारी किया है तो उतने समय के लिए, जितने समय के लिए उसने कमीशन जारी किया है, जो भी न्यायालय के समक्ष है, जांच है, विचारण है, जांच है या विचारण है, जो भी कार्रवाई न्यायालय के समक्ष चल रही है, उस कार्रवाई को उतने समय के लिए, जितने समय के लिए कमीशन जारी किया है, तो रोक दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि कार्रवाई आगे कब बढ़ेगी, जब कमीशन हो जाएगा। तो उतने समय के लिए क्या कर दिया जाएगा, कार्रवाई को रोक दिया जाएगा, स्थगन कर दिया जाएगा कि भाई कार्रवाई रोकी जाती। कमीशन जारी किया है, बोले 15 दिन के लिए, बोले हम कार्रवाई रोक रहे हैं, कमीशन आ जाएगा तो फिर आगे कार्रवाई करेंगे। तो उसमें 289 में यही बताया गया। अब 290। अब ये विदेशी बात आ गई कि विदेशी कमीशनों का निष्पादन, विदेशी विदेशी कमीशन, जहाँ विदेशी बात आए वहां केंद्र सरकार आ जाती है ऑटोमेटिक। तो विदेशी कमीशन का निष्पादन कैसे करेंगे, ये कह रहा है। तो ये कह रहा है 286 के उपबंध 287 और धारा 288 के उतने भाग के उपबंध जितना कमीशन का निष्पादन किए जाने और उसको लौटाए जाने से संबंधित है, इसमें इसके पश्चात वर्णित किन्हीं न्यायालयों, न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए कमीशनों के बारे में वैसे ही लागू होंगे जैसे 284 के दिन जारी किए गए कमीशनों को लागू होते हैं। तो ये कह रहे हैं प्रोविजन तो ठीक ठीक वैसे ही लागू होंगे जैसे पहले जो 284 के दिन जो कमीशन जारी किए गए थे, साक्षी को हाजिरी से जो छूट है ना उसके समय, तो वही उसी तरीके से जो है यहाँ भी लागू होंगे। मतलब विदेशी कमीशन के मामले में भी वही बात है, लागू होंगी कि साक्षी आ नहीं सकता, विलंब होगा, ये सारी बातें यहाँ भी लागू होंगी। तो बस इसमें इतना ही याद रखना है, एक ही लाइन देखिए, दोनों में एक ही बात आई है कि जब विदेशी जो कमीशन के मामलों की बात की जाती है तो ऐसे मामलों में जो है केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत जो होता है, केंद्र सरकार सरकार द्वारा प्राधिकृत न्यायालय या व्यक्ति, ठीक है, बस यही चलता है। अगर विदेशी बात आती है तो केंद्र सरकार द्वारा जो प्राधिकृत है जो है न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट कह लीजिए, केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट हो सकता है, न्यायालय या व्यक्ति की जगह न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की मार्फत कह लीजिए कि इनके द्वारा जो है विदेशी कमीशनों का जो है निष्पादन किया जाएगा, जो केंद्र सरकार ने निश्चित किया। अगर भारत के बाहर की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने अधिसूचना निकाली होगी, ठीक है, वहां पे फिर जो सक्षम अधिकार रखने वाला मजिस्ट्रेट हो, न्यायाधीश जो भी हो, उसके द्वारा जो है कमीशनों का निष्पादन किया जाएगा। तो यहाँ पे केंद्र सरकार की अधिसूचना का काम चलता है। जब विदेशी कमीशनों की बात की जाए तो केंद्र सरकार की जो है अधिसूचना निकालना पड़ती है केंद्र सरकार को कि भाई कौन सा मजिस्ट्रेट, कौन सा न्यायाधीश, कौन जो है ग्रहण करेगा या कौन कमीशन कराएगा। तो फिर उस मामले में जो है केंद्र सरकार ही तय करती है, ठीक है।
इसलिए कुछ खास नहीं है, बस इतना ही याद रखना है। अब 291 कह रहा है चिकित्सकीय साक्षी का भी साक्ष्य डॉक्टर का साक्ष्य हो गया जी। सेक्शन 291 चिकित्सकीय साक्षी यानी डॉक्टर, ये याद रखना। क्यों याद रखना भाई, ये रोज होते हैं डॉक्टरों के साक्ष्य कोर्ट में, ठीक है, तो याद होने चाहिए चिकित्सकीय साक्षी, अधिकतर मामलों में होते ही हैं डॉक्टर के साक्ष्य, ठीक है, तो याद रखेंगे चिकित्सकीय साक्षी का अभिसाक्ष्य। तो चिकित्सकीय साक्षी कहाँ है, 291 में, ये याद रखना है, प्रैक्टिकली भी याद रखना है। ये कहता अभियुक्त का की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया अनुप्रमाणन किया गया, इस अध्याय के अधीन कमीशन पर लिया गया या सिविल सर्जन या अन्य साक्षी का अभिसाक्ष्य इस संहिता के अधीन किन्हीं जांच विचारण या अन्य कार्रवाई में साक्ष्य में दिया जा सकेगा यद्यपि अभिसाक्षी को साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया गया है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया डॉक्टर का जो साक्ष्य है, जरूरी नहीं कि डॉक्टर को न्यायालय में बुलाने की आवश्यकता पड़े। तो न्यायालय देखिए कई बार, मतलब क्या है इसका मतलब, ये है कि डॉक्टर जब कई मामले ऐसे होते हैं जहाँ डॉक्टर की रिपोर्ट लगती है, तो जो डॉक्टर रिपोर्ट बनाकर दे देते हैं, भेज देते हैं, चाहे वो कमीशन के माध्यम से भेजें या अन्य माध्यम से भेजें, है ना, अन्य तरीके से भेजें, इसमें चाहे कह रहा है किसी भी प्रकार से लिया हो, लिखा गया हो या कमीशन पे भी लिया गया हो या अनुप्रमाणित करके कई बार भेजते हैं ये अपनी तरफ से, है ना। कई मामला होता है पुलिस ने जो है मेडिकल कराया, उसके बाद इन्होंने जो है एक रिपोर्ट बनाई, उसको अनुप्रमाणित करके न्यायालय को भेजा। तो ये कह रहा है कि उस तरीके से जो है साक्ष्य इसका जो है मान्य होगा और जो है साक्ष्य इनका जो है न्यायालय में ग्रहण किया जा सकता है, लिया जा सकता है। अब आप कहोगे नहीं, वो अलग बात है कि न्यायालय को अगर लगता है कि नहीं डॉक्टर को व्यक्तिगत रूप से बुलाना चाहिए तो न्यायालय बुला सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो साक्ष्य ये लोग भेजते हैं, अपनी रिपोर्टें वगैरह बना के भेजते हैं, वो सारी कार्रवाइयों में जो है ग्राह्य होंगे, ठीक है, उनको ग्राह्य किया जाएगा। जरूरी नहीं कि ये न्यायालय में उपस्थित हुए हों, अगर नहीं भी हुए हों और डॉक्टर की रिपोर्ट से न्यायालय संतुष्ट है और न्यायालय को लगता है कि ठीक है डॉक्टर की परीक्षा करना आवश्यक नहीं है, तो वो साक्ष्य ग्राह्य माने जाएंगे। हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि न्यायालय को लगता है कि नहीं डॉक्टर को बुलाना चाहिए, तो न्यायालय डॉक्टर को बुला के उसकी परीक्षा कर सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये जो है अपना काम कर रहे हैं, इनको कोई लेना देना होता नहीं और न्यायालय को लगता है डॉक्टर साहब ने ठीक रिपोर्ट बनाई है, तो भैया डॉक्टर के साक्ष्य भी जो है ग्राह्य हो सकते हैं। अब दूसरा ये कह रहा है कि अगर न्यायालय को लगता है ठीक कि भैया नहीं डॉक्टर की रिपोर्ट से काम नहीं चलने वाला, भैया हम तो इनको बुलाएंगे, तो न्यायालय फिर समन जारी कर सकता है, समन जारी करके इनको बुला सकता है कि परीक्षा कर सकता है, ठीक है। तो वही बात इसमें, दोनों बातें इसमें लिखी हैं कि रिपोर्ट को भी, रिपोर्ट से अगर संतुष्ट है तो उससे काम चल जाएगा न्यायालय का, अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं हमें तो इनकी परीक्षा करना है तो बुला सकता है। जो बुलाने के लिए क्या करेगा, फिर बुलाने के लिए समन जारी करेगा। अब है 291A मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। शिनाख्त रिपोर्ट है, क्या है ये शिनाख्त रिपोर्ट, शिनाख्त रिपोर्ट यानी जो है आपकी पहचान रिपोर्ट, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, पहचान रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ भी सेम ऊपर वाली बात है, मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट कब जोड़ा गया, ये 2005 में जोड़ा गया है, ठीक है, 2005 में इसको जो है जोड़ा गया है 291 को। शिनाख्त रिपोर्ट का क्या मतलब है, शिनाख्त रिपोर्ट का मतलब है कि जब भी कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति या संपत्ति के संबंध में किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्वहस्ताक्षर शिनाख्त रिपोर्ट होना तात्पर्य है, इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारणा या अन्य कार्य में साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जा सकेगा यद्यपि ऐसे मजिस्ट्रेट को साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया गया हो। ये जो बात यहाँ थी ना, वही बात यहाँ है। कई बार ऐसा होता है पहचान कराई जाती है, शिनाख्ती कराई जाती है, तो जब शिनाख्ती कराई गई है और शिनाख्ती किसी मजिस्ट्रेट यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा करी गई है, तो ये कह रहा है कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिनाख्ती होती है उस पर वो अपना हस्ताक्षर करते हैं, मुद्रा लगाते हैं, फिर वो रिपोर्ट न्यायालय में जाती है। तो ये कह रहा है कि वो रिपोर्ट भी जो है साक्ष्य में ग्राह्य होगी। ऐसे मामले में जरूरी नहीं है कि वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट स्वयं न्यायालय में उपस्थित हो। हाँ, यहाँ भी वही बात है कि अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं उस मजिस्ट्रेट की जो है परीक्षा ली जानी चाहिए, एग्जीक्यूटिव जो भी मजिस्ट्रेट है या जिसने शिनाख्त कराई है उस मजिस्ट्रेट की परीक्षा ली जानी चाहिए, तो फिर वहां भी न्यायालय समन जारी करके उस मजिस्ट्रेट को बुला सकता है, ठीक है। दोनों में सेम ही बात है, ठीक, ठीक है, दोनों में एक ही बात है। अब देखिए 292,
ये कोई खास नहीं है, सेक्शन पूछा जाता है। टकसाल के अधिकारी का साक्ष्य, टकसाल साल, बस इतना याद रखें, टकसाल ये उन अधिकारियों का साक्ष्य। टकसाल मतलब मुद्रण करते हैं, जो छापते हैं वहां, ठीक है, छपाई जहाँ होती है दस्तावेज वगैरह या नोट वगैरह छापते जाते हैं ना, वहां की बात है। टकसाल जो उन्हीं से संबंधित है, ठीक है, वहां जब प्रिंटिंग होती है नोटों की उससे संबंधित है, उनकी साक्ष्य की बात है। तो यहाँ भी सेम ये जो बात आई थी, सेम इसमें यही बात आई कि भैया इनका जो साक्ष्य है, इनने दे दिया किसी विषय पे अपना साक्ष्य। इसमें लिखा है कोई दस्तावेज जो यथास्थिति से किसी टकसाल या नोट मुद्रालय मुद्रालय की या सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की, जिसके अंतर्गत स्टाम्प और लेखन सामग्री नियंत्रण का कार्यालय भी है, मतलब जहाँ जो लीगली डॉक्यूमेंट छपते हैं, कोई मुद्रा छपती है ना, प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं ये, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस वाले, नॉर्मल नहीं, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो सरकार के अधीन छापे जाते हैं ना। आपके जो है क्या कहते हैं जी, आप जो लगाते थे अब ऑनलाइन हो गए आपके, नोट वगैरह हो गए, आपके जो है चालान वगैरह, ये सारी चीजें जो छपती हैं सरकारी प्रिंटिंग होती है उनसे संबंधित है ना, ये सारे जो है। अब इसमें क्या है कि भाई कई बार कई मामलों में जो है इनकी भी जो है रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है कि भाई असली है नकली है क्या है कब छपा, तो इसके बारे में ये अपनी जो रिपोर्ट देते हैं, तो उसके बारे में यहाँ सेम नियम यहाँ भी लागू होंगे। ये जो रिपोर्ट देते हैं वो भी साक्ष्य में पढ़ी जाएगी। हाँ, इनके मामले में अगर न्यायालय को लगता है कि भाई इनकी भी परीक्षा करनी चाहिए और न्यायालय को लगता है ठीक लगता है कि भाई जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी है उस रिपोर्ट पे हमें इनको व्यक्तिगत रूप से बुलाना चाहिए और इनकी परीक्षा करनी चाहिए, तो न्यायालय कर सकता है। सामान्यतः इनकी रिपोर्ट से काम चल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं भाई रिपोर्ट से काम नहीं चल रहा और बहुत सारी चीजें हो जो उसको स्पष्ट करना है, तो फिर न्यायालय इनको भी समन जारी कर सकता है और इनकी भी जो है परीक्षा कर सकता है। तो सेम बात इधर है, तीनों में एक ही, कि इनकी रिपोर्टों से काम चलेगा और अगर न्यायालय चाहे तो फिर इनको व्यक्तिगत रूप से समन जारी करके बुला सकता है और जिन विषयों पर इन्होंने रिपोर्ट दी है उन विषयों पर उनकी परीक्षा कर सकता है। ठीक है, 293, ये भी सेम बात है यहाँ, ठीक है जी, सब में सेम बात आएगी यहाँ से यहाँ तक। 293 कहता है कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट, सीधा याद रखिए वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट, वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट, विशेषज्ञों की रिपोर्ट, ठीक है। तो जो वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट के बारे में कह रहा है 292, यहाँ भी सेम बात है, इसमें भी वही सारी चीजें हैं, ठीक है। कोई दस्तावेज वगैरह जो पेश करते हैं अपनी रिपोर्टिंग पेश करते हैं तो वो साक्ष्य में गिरा होगी। जहां न्यायालय को लगता है कि भाई ये विशेषज्ञ जो हैं उनको जो है न्यायालय में उपस्थित होना चाहिए, तो इनके लिए समन जारी कर सकता है। जो रिपोर्ट पेश की है उस पर कोई ऑब्जेक्शन करता है, कोई क्वेश्चन करता है, तो फिर इन्हें बुलाया जा सकता है। खासकर बुलाना भी पड़ता है, कई मामलों में, अधिकतर मामलों में बुलाना पड़ता है, क्योंकि सामने वाली पार्टी क्या करती है, ऑब्जेक्शन करती है कि सर हमें इनकी परीक्षा करनी है। और अगर फिर उसमें न्यायालय को अगर ठीक लगता है तो बुलाता है वो परीक्षा की जा सकती है। ठीक है, ये कह रहा है। ये हो गए आपके 293। 294 क्या कहता है, अब इसमें विशेषज्ञों में कौन कौन शामिल है भाई, विशेषज्ञों में आप जानते ही हैं, विस्फोटक आ गए, अंगुली चिन्ह वाले आ गए, है ना, निदेशक हाफिज संस्थान आ गए, ये सही एक लिस्ट दे रखी, तो ये सब लोग जो है विशेषज्ञ इसमें जो है माने जाएंगे, वो आपको लिस्ट कोई ध्यान में नहीं देता। अब है भैया कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक ना होना, यहाँ लिख देते हैं सेक्शन 294, ये कह रहा है औपचारिक सबूत, ठीक है, औपचारिक सबूत आवश्यक ना होना। ये कह रहा है कि भाई औपचारिक साक्ष्य आवश्यक नहीं है। क्या मतलब है इसका कि भाई को औपचारिक सबूत, इसका मतलब है कि गैर विवादित दस्तावेजों के लिए औपचारिक सबूत आवश्यक नहीं है। गैर विवादित, इतना याद रखें, गैर विवादित, गैर विवादित मतलब जिन पे कोई डाउट ही नहीं है, कोई विवाद ही नहीं है, उनके लिए साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। तो गैर विवादित दस्तावेजों की औपचारिक सबूत की आवश्यकता नहीं है। गैर विवादित दस्तावेजों
के लिए औपचारिक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है। अब भाई जिस पे विवाद ही नहीं है, जबरन उसका साक्ष्य लेके न्यायालय क्या करेगा, है ना। कई ऐसे दस्तावेज होते हैं, कई ऐसी चीज अभिलेख होते हैं जो दस्तावेज पे जो है भैया, जिन पे कोई विवाद ही नहीं होता है, ये जो सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, या जिस पे किसी दोनों पार्टियों को जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कबूल कर रही है दोनों पार्टी, हाँ भैया ऐसा ही है, ठीक है, तो फिर उस पर क्या न्यायालय सबूत लेगा। तो उसी के बारे में कह रहा है कि भैया ऐसे साक्ष्य जो गैर औपचारिक, मतलब गैर विवादित है, सॉरी गैर विवादित है, कोई विवाद ही नहीं है। जब विवाद नहीं तो जबरन साक्ष्य थोड़ी लेगा। आप देखते भी होगे सिविल मैटर में, आप पढ़ते भी होगे कि एक लिखा जाता है स्वीकृत तथ्य, सिविल मैटर में की बात करें हालांकि अपन, तो इसी तरीके से क्रिमिनल में भी होता है। अब भाई गैर विवादित है, स्वीकृत है, दोनों पार्टी स्वीकार कर रही है बात को, और कोई सरकार के द्वारा जारी किया गया दस्तावेज है जिसमें भी कोई डाउट नहीं है, तो भाई उसके लिए थोड़ी ना साक्ष्य की जरूरत होगी, जबरदस्ती तो साक्ष्य लिए नहीं जाएंगे। जब विवाद ही नहीं है किसी डॉक्यूमेंट पे तो उसकी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। 294 यही कहता है कि जहां विवाद ही नहीं है, जहां विवाद की आवश्यक जब विवाद ही नहीं है तो फिर साक्ष्य क्यों लिया जाएगा। तो साक्ष्य तो वहीं लिए जाते हैं ना जहां विवाद होते हैं, जब विवाद नहीं है तो साक्ष्य किस बात का। तो ये उसी के बारे में कह रहा है कि भाई जब विवाद नहीं है तो फिर साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, ऐसे डॉक्यूमेंट दस्तावेजों के बारे में साक्ष्य नहीं लिया जाएगा। 295 कहता है लोक सेवक के आचरण के सबूत के बाद में शपथ पत्र द्वारा साक्ष्य दिया जा सकेगा। सीधा लिख लीजिए लोक सेवक का आचरण, लोक सेवक का आचरण, ठीक है, जो लोक सेवक का आचरण है उसके बारे में। तो इसमें सीधा उसमें लिखा है शपथ पत्र के माध्यम से जो है इनके आचरण के बारे में जो है सबूत दिया जा सकता है, लोक सेवक के आचरण के बारे में। जब किसी न्यायालय ये संहिता कहने की जांच विचारणा यानी कार्रवाई के दौरान कोई आवेदन किया जाता है और उसमें किसी लोक सेवक के बारे में अवगत किया जाता है, तब आवेदक आवेदन में अभिकथित तथ्यों का शपथ पत्र द्वारा साक्ष्य दे सकता है, और यदि न्यायालय ठीक समझे तो वह आदेश दे सकता है कि ऐसे तथ्यों से संबंधित साक्ष्य इस प्रकार दिया जाए। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि जब कोई लोक सेवक के बारे में कोई कथन करना हो तो कैसे दिए जा सकते हैं, शपथ पत्र के माध्यम से। शपथ पत्र के माध्यम से लोक सेवक के आचरण के बारे में आप शपथ पत्र के साथ कह सकते हो कि इनने ऐसा ऐसा, कुछ मामले होते हैं ना लोक सेवक से संबंधित, अब कोई कार्रवाई चल रही, कोई पुलिस वाले ने ठीक काम नहीं किया, आपने एक शपथ पत्र लगा के कि श्रीमान हम शपथ पत्र के साथ ओथ लेते हैं, उसमें ओथ के साथ कि इनने ऐसा ऐसा किया है, तो जैसा आपने शपथ पत्र में दिया है फिर उस आधार पर अगर न्यायालय को ठीक लगता है कि भैया जो लोक सेवक है उसकी परीक्षा की जानी चाहिए या उसका साक्ष्य लिया जाना चाहिए, तो फिर वो साक्ष्य ले सकता है। ठीक है, आप शपथ पर कथन करिए कि लोक सेवक का क्या आचरण था, उसके आधार पर न्यायालय को अगर ठीक लगेगा तो वो जो है उसका जो है क्या कर सकता है, उसका साक्ष्य ले सकता है कि हाँ बताइए अब क्या किया था, इसका कोई एविडेंस है आपके पास, कोई गवाह है आपके पास कि भाई इनने ऐसा ऐसा व्यवहार किया था, तो फिर न्यायालय साक्ष्य ले सकता है। ठीक है, कब लेगा, जब आप शपथ पर आवेदन करोगे तब। ठीक है, ये कह रहा है इसके लिए आपको शपथ पर आवेदन करना पड़ेगा। अब शपथ पे क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि शपथ में आप देखते हो कि भी लिखते हो मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो मेरी ज्ञान से सत्य है, अगर झूठी पाई जाती है तो मेरे खिलाफ मैं जो भी कार्रवाई होगी उसका जिम्मेदार खुद होऊंगा। तो इसीलिए शपथ पे लिए जाते हैं। आप अगर झूठा ब्लेम कर रहे हो किसी पे तो आप झूठा ब्लेम ना कर पाओ किसी पे, इसीलिए शपथ पर लेते हैं आपसे। आप शपथ पर उसके कथन करिए, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन था तो न्यायालय फिर आपको साक्ष्य देने के लिए कह सकता है कि अब बताइए क्या साक्ष्य है आपके पास, तो याद रखें। ठीक है, इसीलिए शपथ पर जो है कराए जाते हैं कि आप किसी को जो है बेवजह परेशान ना करो। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है कि आप पुलिस वालों को दोषी ठहराए, किसी को दोषी ठहरा रहे, फिर दोषी ठहरा रहे हो तो भी शपथ पे बताइए और उसके बाद जो भी आपके पास एविडेंस हो वो न्यायालय में पेश करिए, ये कह रहा है। 296 कह रहा है शपथ पर औपचारिक साक्ष्य, औपचारिक साक्ष्य 296 शपथ पर औपचारिक साक्ष्य। अब ये क्या होते हैं भाई, ये तो आप डेली यूज में लगाते रहते हो, शपथ पर कई साक्ष्य देते रहते हो औपचारिक, ये न्यायालय के मामले में कह रहा है और निजी जिंदगी में भी आप करते रहते हो। आप फॉर्म भरते हो उसके नीचे भी एक शपथ पत्र रहता है छोटा सा, उसमें आप साइन करते हो, हालांकि वो भी शपथ ही है, वो भी शपथ है, ओथ है
है। हालांकि ये न्यायालय में कई कार्रवाई होती है, कई छोटी मोटी कार्रवाई चलती रहती है ना, तो उन्हीं के बारे में कह रहा है। इसमें लिखा है किसी भी व्यक्ति का ऐसा साक्ष्य जो औपचारिक है शपथ पत्र द्वारा दिया जा सकता है, और जब न्याय संगत अपवादों के अधीन रहते हुए इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारण या अन्य कार्रवाई में साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है। यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह किसी साक्षी को समन कर सकता है और उसके शपथ पत्र में अंतर्गत तथ्यों के बारे में उसकी परीक्षा कर सकता है, किंतु अभियोजन अभियुक्त के आवेदन पर ऐसा करेगा। ये कह रहा है कि औपचारिक साक्ष्य होते हैं, कई बार औपचारिकताएं होती हैं, औपचारिक बातें होती हैं कि भैया जो जानकारी हमने दी, आप ये हर जगह आती है ये चीजें। आप कहीं भी आवेदन करिए, किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, आप एक नीचे एक 2 लाइन जोड़ देते हैं शपथ पत्र, तो उन्हीं के बारे में कह रहा है कि जब आपने इस तरीके का जो है शपथ पत्र दिया है, औपचारिक रूप से जो दिया है, तो वो औपचारिक साक्ष्य आप जो है शपथ पत्र के माध्यम से दे सकते हैं, और न्यायालय उनको कार्रवाई में ग्रहण भी करता है। लेकिन कभी कभी जहां डाउट होता है कि आपने ये शपथ पत्र किया था, तो फिर वही बात है कि न्यायालय आपको कमीशन करेगा, और जो आपने शपथ पत्र में बातें कही थी उन बातों के आधार पर जो है आपकी परीक्षा वो कर सकता है, जहां डाउट होता है वहां। ठीक है, लेकिन कब करेगा? जब अभियोजन कहता है भाई न्यायालय से, न्यायालय अपने विवेक से तो ऐसा है नहीं कि जबरदस्ती कराए। जब आवेदन किया जाएगा न्यायालय से कि नहीं, इन जो शपथ पत्र दिया था इनने, इनका परीक्षा किया जाए, तब न्यायालय जो है करवाएगा, अन्यथा कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 297 297 देखिए क्या कहता है। 297 कहता है प्राधिकारी जिसके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा। अब ये प्राधिकारी बता रहे हैं, प्राधिकारी प्राधिकारी कौन से प्राधिकारी? जो शपथ दिलाते हैं आपको, उनके बारे में कह रहा है। जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा, जिनके समक्ष शपथ ग्रहण किया जा सकेगा। ये कह रहा है भाई कौन के समक्ष शपथ ग्रहण कर सकते हो भाई, तो इसमें एक लिस्ट है भाई कहाँ कहाँ आप जो है शपथ ग्रहण कर सकते हो। तो कौन कौन के समक्ष शपथ ग्रहण कर सकते हो? पहला, कोई भी न्यायाधीश या कोई भी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष। किन किन के समक्ष? न्यायाधीश, सीधा लिख देता हूं, न्यायाधीश के समक्ष कर सकते हो भाई, इनके समक्ष भी कर सकते हो, न्यायाधीश तो है ही, उनके समक्ष तो कर ही सकते हो। या न्यायिक मजिस्ट्रेट, या कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट हो सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट हो सकता है कोई भी। ठीक है, या फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी न्यायाधीश हो सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, और कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, जिसके समक्ष जो है आप शपथ पर जो है परीक्षा और शपथ पर जो है अपना साक्ष्य दे सकते। दूसरा, और कहां कर सकते हो भाई? न्यायालय तो, न्यायाधीश तो ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेट भी ठीक है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी ठीक है, ये दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं। और कहां कर सकते हैं? और उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई शपथ आयुक्त। किस किस के द्वारा नियुक्त? हाई कोर्ट, एससी, सीधा एससी लिख देते हैं, एससी और सेशन कोर्ट। एससी डबल डबल हो जाएगा, सेशन सत्र न्यायालय, ठीक है, या सेशन, सेशन नहीं लिख देते हैं, सेशन, ठीक है, न्यायालय द्वारा नियुक्त, न्यायालय न्यायालय द्वारा नियुक्त। ये नियुक्त इसीलिए लिख रहा हूं, फिर आप कहोगे भाई इनको कौन नियुक्त कर सकता है, तो शपथ आयुक्त ही लिखना था। तो शपथ आयुक्त को कौन नियुक्त कर सकता है? हाई कोर्ट भी नियुक्त कर सकता है और सेशन कोर्ट भी नियुक्त कर सकता है। द्वारा नियुक्त कौन? शपथ आयुक्त, जो आपके कोर्ट में होते हैं, शपथ आयुक्त, यहां भी कर सकते हो। ठीक है, इन शपथ आयुक्तों के पास जाकर भी जो है आप क्या कर सकते हो, शपथ पत्रों पर अपने कथन कर सकते हो। तो शपथ पत्र जो है न्यायालय द्वारा नियुक्त होते हैं, ये शपथ आयुक्त जो होते हैं न्यायालय द्वारा नियुक्त होते हैं। कौन नियुक्त कर सकता है? हाई कोर्ट तो कर ही सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और सेशन कोर्ट भी कर सकता है। तो ये याद रखना है, सेशन कोर्ट के द्वारा भी शपथ आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है और हाई कोर्ट के द्वारा भी की जा सकती है, इसीलिए अपने ये दोनों लिखा है, बस और कुछ नहीं। वहां की शपथ आयुक्त अकेला लिखना था। ठीक है, तीसरा, किसके समक्ष कर सकते हैं? नोटरी अधिनियम 1952 के अधीन नियुक्त कोई नोटरी, नोटरी वकील जो होते हैं, तो नोटरी लिख लो सीधा, नोटरी, किसी नोटरी वकील के पास जाकर भी आप शपथ पे अपने जो है कथन करा सकते हो। ठीक है, कहां कहां करा सकते हो? न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त जो है या सेशन कोर्ट द्वारा नियुक्त शपथ आयुक्त, इसके अलावा नोटरी पब्लिक जो होते हैं 1952 के अधीन जो नियुक्त किए गए हैं उसके अधीन जो है आप क्या करा सकते हो, अपना शपथ पर जो है कथन करा सकते हो। ठीक, अब देखिए कितना हो गया, 297, 298 देखिए 298 कहता है पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जा सकेगी। ठीक है, यहां से थोड़ा मिटाना पड़ेगा। देखिए सेक्शन 298, ये भी सेक्शन याद रखना है आपको। पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जा सकेगी। पूर्व दोष सिद्धि या फिर हो सकती है दोष मुक्ति। मुक्ति कैसे साबित की जा सकेगी। ये कह रहा है भाई पूर्व दोष सिद्धि है किसी के बारे में या पूर्व दोष मुक्ति है, तो भाई कैसे साबित करोगे पूर्व दोष सिद्धि दोष मुक्ति को जो है कैसे जो है साबित किया जाएगा। किसी के बारे में पूर्व दोष सिद्धि है, पहले दोष सिद्ध हो चुका है या दोष मुक्त हो चुका है, तो उसको कैसे साबित किया जाएगा। देखिए ये कहता है पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति को इस संहिता के दिन किसी जांच विचारण या अन्य कार्य में किसी अन्य ढंग से अतिरिक्त जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित है उसके उसी के तरीके से। पहला है ऐसे उद्धरण द्वारा जिसका उस न्यायालय के जिसमें ऐसी दोष सिद्धि या दोष मुक्ति हुई है अभिलेखों को अभिरक्षा में रखने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित उस दंडादेश या आदेश की प्रतिलिपि होना। क्या मतलब कह रहा है, पहला कह रहा है आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, आदेश की प्रमाणित एक मिनट, प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रमाणित प्रतिलिपि किस प्रमाणित प्रतिलिपि किसकी, जिसके अधीन वो दस्तावेज रखा जाता है सामग्री उस अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा की जानी चाहिए। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा साबित किया जा सकता है। और आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि कौन, जो उस प्रमाणित प्रतिलिपि को जो है रखने का हकदार था, अधिकारी कर्मचारी न्यायालय जो भी हो, जो भी अधिकारी के अधीन वो प्रमाणित प्रतिलिपि थी और वो उस प्रमाणित प्रतिलिपि को अपने अधीन रखने का हकदार था, तो उससे आप प्रमाणित प्रतिलिपि ले लीजिए और वो उस पर हस्ताक्षर करेगा, उसके माध्यम से जो है उसको जो है साबित उसकी जो है दोष सिद्धि हो या दोष मुक्ति हो जो है साबित की जा सकती है। ठीक है, दूसरा की लिखा है दोष सिद्धि की दशा में या तो ऐसे प्रमाण पत्र द्वारा जो ऐसे जेल के भारसाधक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर है जिसमें दंड या उसका कोई भाग भोगा गया, सुपुर्दगी के उस वारंट को पेश करने के लिए के जिसके अधीन वो दंड का भोगी था। तो दोनों की बात कह रहा है कि अगर मान लो दोष उसकी कह रहा है दूसरा वाला दोष सिद्धि की दशा में, दोष सिद्धि की दशा में जेल का भारसाधक अधिकारी हो सकता है, जेल का भारसाधक अधिकारी, ठीक है, या दूसरा कौन जिसके अधीन सुपुर्दगी किया गया था, सुपुर्दगी के जो वारंट अधीन जो जारी किए जाते हैं ना, सुपुर्दगी वारंट जो था, ठीक है, उसके अधीन सुपुर्दगी वारंट को पेश करके, तो इन दोनों तरीके से जो है इसकी दोष सिद्धि साबित की जा सकती है। जेल का भारसाधक अधिकारी है उसके माध्यम से हस्ताक्षर दस्तावेज है उसके माध्यम से साबित कर दे सकते हैं। सुपुर्दगी वारंट जब जेल में भेजा जाता है तो एक सुपुर्दगी वारंट जारी किया जाता है, तो उसके माध्यम से जो है उसकी पूरी दोष सिद्धि जो है साबित की जा सकती है। ठीक है, अब ये कह रहा है और इन दशाओं में से प्रत्येक में इस बात के साथ कि अभियुक्त वही व्यक्ति है जो ऐसे दोष से दोष मुक्त किया गया था साबित किया जा सकेगा। ये साबित किया जा सकता है कि भैया ये आदेश है और ये वही व्यक्ति है जिसको इस प्रकार से जो है दोष से या दोष मुक्त किया गया था। ठीक है, तो इसका साक्ष्य वगैरह दिया जा सकता है। दो है कंडीशन, एक तो आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि और आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उसी व्यक्ति द्वारा जो
प्रतिलिपि को रखने का हकदार है। दूसरा, दोषसिद्धि की दशा में बात कह रहा है कि दोषसिद्धि जब होती है तो सुपुर्दगी वारंट के द्वारा या जेल के भारसाधक अधिकारी के माध्यम से जो है उसको साबित किया जा सकता है कि भाई ये पहले दोषित हो चुका है। हाँ, सेक्शन 299 देखिए, 299 कहता है अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का लिया जाना। अभियुक्त की अनुपस्थिति, अभियुक्त की अनुपस्थिति, पहले अपन ने मैंने बताया था कल शायद कि आपने देखा था कि भाई अभियुक्त की उपस्थिति में जो है सामान्यतः साक्ष्य लिए जाते हैं, लेकिन इसका अपवाद पहले बताया था कि भाई 299 में इसका अपवाद है जहां अभियुक्त की अनुपस्थिति में जो है साक्ष्य लिए जा सकते हैं। तो ये धारा कब लागू होती है? यह धारा उन परिस्थितियों का उल्लेख करती है जिसमें अभियुक्त अनुपस्थिति में भी जो है अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा कर सकता है और उनका साक्ष्य अभिलिखित किया जा सकता है। यह धारा 273 का क्या है? अपवाद है। किसका अपवाद है? 273, यहां भी लिख लीजिए, इसका अपवाद है ये धारा। 273 का क्या है? अपवाद है। ये धारा अभियोजन को ये शक्ति प्रदान करती है कि वो अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसका साक्ष्य ले। 273 कहती है कि भाई नहीं, अभियुक्त की उपस्थिति में ही साक्ष्य लिया जाएगा, लेकिन धारा 299 अभियोजन को ये शक्ति दे देती है कि वो अभियुक्त की अनुपस्थिति में जो है उसका साक्ष्य ले सकता है। ठीक है, अब भाई बात आती कि भाई कब इसका साक्ष्य लिया जाएगा अभियुक्त की अनुपस्थिति में। अब वैसे सामान्यतः 273 कहता है अभियुक्त की उपस्थिति, लेकिन कब लिया जाएगा? भाई जब फरार हो गया है, सिंपल सी बात है। जो अभियुक्त जो है फरार हो गया है और उसे तुरंत गिरफ्तार किए जाने की संभावना भी नहीं है, फरार हो गया है, भाग गया है, फरार हो गया, या तुरंत गिरफ्तारी की आवश्यकता, तुरंत गिरफ्तार की संभावना नहीं है, तुरंत गिरफ्तारी की संभावना नहीं है, मतलब भाग गया, फरार हो गया और ये भी पता है कि भाई अभी हाल फिलहाल तो पकड़ में आने ही वाला नहीं, ये पूरी संभावना है कि नहीं पकड़ में आने वाला, तो फिर ऐसे में उसकी उपस्थिति में जो है, क्योंकि मामला डिले थोड़ी ना किया जाएगा उसके लिए, आप आइए, अगर आप निर्दोष हैं आप अपना पक्ष रखिए। अब आप खुद ही नहीं रखना चाहते, फरार हो गए, तो स्वाभाविक सी बात है आपकी अनुपस्थिति में जो है आपका जो है साक्ष्य लिया जा सकता है। और यदि अभियुक्त अज्ञात है और अपराध, मृत्युदंड या आजीवन कारावास से, कई परिस्थितियां ऐसी होती है जहां अभियुक्त क्या होते हैं? अज्ञात होते हैं। कहते हैं ना, अपन लिखाते हैं रिपोर्ट के भाई अज्ञात लोगों ने अपराध कर दिया है। अभियुक्त अज्ञात है और अपराध कैसा है? मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय है। अपराध जो है मृत्युदंड हो गया, मृत्युदंड है ना, आजीवन कारावास, इस प्रकार का अपराध है। अभियुक्त अज्ञात है, तो सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकता है कि वह मामले की जांच करे और साक्ष्यों का अभिसाक्ष्य अभिलिखित करे। तो यहाँ जो है कौन आदेश दे सकता है? सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय? सेशन सत्र न्यायालय या आपका हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है किसी मजिस्ट्रेट को आदेश दे सकता है कि भैया वो नहीं उपस्थित, तो नहीं उपस्थित रहने दो, आप उसका कार्रवाई आगे करो। तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों आदेश दे सकते हैं किसी भी मजिस्ट्रेट को जिसके समक्ष कार्रवाई चल रही है, उसको आदेश दे सकते हैं कि भैया ऐसे मामलों में आप आगे कार्रवाई करिए, अज्ञात है, पता ही नहीं है, तो कार्रवाई करो, उसके खिलाफ सबक लो। अगर अपराध ऐसा है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो जो है उसके साक्ष्य ले सकते हैं। एक चीज और लिखा है इसमें कि ऐसे अभिलिखित जो साक्ष्य का प्रयोग जो है अभियुक्त के विरुद्ध केवल तभी किया जाएगा जबकि उस विचारण के दौरान वह साक्षी की जो है मृत्यु हो गई हो, साक्षी मर गया हो, या वह साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया हो, या मिल नहीं सकता हो, या उसकी उपस्थिति अयुक्तियुक्त रूप से खर्ची या असुविधापूर्ण हो, तभी साक्ष्य में इस्तेमाल किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो ये कुल मिला के अपवाद हो गए। अपवाद में कॉमन सी बातें हैं कि जो फरार हो गया, मिल नहीं पा रहा है, गिरफ्तारी तुरंत नहीं हो पा रही है ना, अज्ञात है अपराधी, 2-3 बातें, अज्ञात है, अपराध जो है मृत्युदंड, आजीवन कारावास से दंडनीय है। तो ऐसे मामलों में जो है अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी जो है अभियुक्त का साक्ष्य लिया जा सकता है। ठीक है, ये वाला जो है चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है। बाकी जो चैप्टर है 300 से जो है कल देखेंगे, अध्याय 24, 300 जो सेक्शन है ये कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।